डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। देखिए ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अभी वेक्टर कंप्लीट करूंगा, फिर कैलकुलस करूंगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर देखिए, पहले तो ध्यान ध्यान रखो, a डॉट b का मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। क्लियर है? चलो आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। इसके अलावा यूनिट वेक्टर i, इसके अलावा j, इसके अलावा k, है ना। तो सोच के देख, अगर i डॉट i लिखूंगा तो क्या आएगा, मॉड ऑफ i, तो यूनिट वेक्टर है ना i, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 into 1 into cos 0, यानी कि क्या है, अरे i और i के बीच में तो एंगल 0 ही बनेगा ना। इसी तरीके से अगर i डॉट j लिखूं तो मॉड ऑफ i 1 मॉड ऑफ j 1 into cos, i और j के बीच में एंगल कितना है 90, यानी कि 0, है ना। j डॉट j क्या हो जाएगा 1 into 1, और j के बीच में एंगल 0। अब ध्यान से देख, कोई भी ले ले, i और j के अलावा देखोगे बेस भी 90 है, j और k क्या है 80 परपेंडिकुलर है, और i और k क्या है 80 परपेंडिकुलर है, तीनों मुझे 80 परपेंडिकुलर है ना। इसका मतलब जब भी हम दो डिफरेंट का करेंगे i और j का या j और k का, तो एंगल क्या आएगा 90, है ना। जैसे मान लो i डॉट k करता तो आता 1 into 1, और i और k के बीच का एंगल, तो i और k के बीच का एंगल क्या है 90 वापस। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर डिफरेंट मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, सॉरी सेम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, डिफरेंट किसी को मल्टीप्लाई कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो, 0 आएगा, है ना। और भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि सेम मल्टीप्लाई होगा तो 1, डिफरेंट मल्टीप्लाई होगा तो 1, माइनस 0, इसमें डॉट प्रोडक्ट, तो इसको ध्यान रखना है बस। डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो डिफरेंट मतलब इन तीनों में से कोई डिफरेंट होना चाहिए, तब क्या आएगा 0। क्यों आएगा, क्योंकि कोई भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लोगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा 90 मतलब cos 90, cos 90 का वैल्यू आता है 0, तो उसको क्या कर देगा 0 बना देगा, है ना। क्लियर है? फटाफट लिख लीजिए जल्दी से। अरे डॉट प्रोडक्ट यार हम क्या पढ़ रहे हैं कहीं बताया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं ना भाई, तो मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा है वेक्टर का हो रहा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। अब दोनों का जो रिजल्ट आता है वो डिफरेंट आता है, डॉट प्रोडक्ट में जो मिलता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट किया तूने i डॉट i, तो ये दोनों तो वेक्टर थे ना, मिला क्या 1 1 क्या है इसका स्केलर,
तो रिजल्ट जो है वो स्केलर मिलता है डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? हाँ हमेशा आएगा। चलो अब जैसे मान लो दो वेक्टर है, ये वेक्टर है ai प्लस bj प्लस cj, a1 b1 c1, और कोई बी वेक्टर है सपोज, है ना, वो आया a2i b2j प्लस c2, सही है। और सपोज a डॉट b निकालना है, तो a डॉट b का मतलब क्या हो जाएगा, a1i प्लस b1j प्लस c1k का डॉट प्रोडक्ट a2i प्लस a2j प्लस, यही आएगा। इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट इससे इससे, यानी कि a1i डॉट क्या हो जाएगा। अब इतना मैं लिखूंगा नहीं, शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से देख। अभी हमने देखा था क्या कि i डॉट i जो है वो 1 होता है, यानी कि सेम वाला 1 होता है और डिफरेंट वाला क्या होता है 0। तो a1 किस a1i किससे मल्टीप्लाई होगा, a2i से, फिर किससे मल्टीप्लाई होगा b2j से, फिर किससे मल्टीप्लाई होगा c2k से। अरे ऐसे ही होगा ना, मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना। तो ध्यान से देखो a1i a2i से मल्टीप्लाई होगा तब तो ठीक है, लेकिन बाकी किसी और से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा i डॉट j, इसका मतलब वो 0 हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ ध्यान देना है कि i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले को j से और k वाले से k को। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 c1, यही आएगा a डॉट b। समझा बात? समझ में आया? यानी i वाला सिर्फ i से मल्टीप्लाई होगा, j वाला सिर्फ j से मल्टीप्लाई होगा, k वाला सिर्फ k से मल्टीप्लाई होगा। किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि i डॉट j क्या होता है 0, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है एग्जांपल में a इक्वल्स 2i माइनस 3j प्लस 5k, b इक्वल्स 3i प्लस 4j माइनस 2, दो वेक्टर दे रखा है ना। अब आपसे पूछेगा कि a डॉट b बताओ। a डॉट b लिख सकते हो, a डॉट b लिखोगे तो क्या आएगा 2i माइनस 3j प्लस 5k डॉट 3i प्लस 4j माइनस 2। आपको क्या करना चाहिए, i वाले को i वाले से, तो क्या हो गया 6,
जे वाले को जे वाले से, तो क्या हो गया -12, और के वाले को के वाले से क्या हो गया -10। आंसर क्या आएगा -16। समझ गए? क्लियर है? मेडिकल नहीं। 2y + 3j ये आया 4i + 5 सपोज a और b बताओ। 2y + 3j b वेक्टर है 4i + 5 है ना। अगर इस तरह का हो, अब आपको पूछ रहा है a डॉट d बताओ, है ना। तो a डॉट d करोगे तो क्या हो जाएगा 2y + 3j डॉट 4i + 5j। अब i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करोगे, j वाले को j वाले से, लेकिन j वाला है ही नहीं, है ना। तो नहीं है इसका मतलब आप उसमें, जैसे इसमें k नहीं है तो 0k लिख सकते हो, समझ गए। इसमें j नहीं है तो 0j लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 0 लिखने से भी वो नहीं, है ना। तो वैसे तो डायरेक्ट क्लिक करने आना चाहिए, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि पहली बार तुम्हें समझ में आ जाए। 0j + 5j, काम वही करना है, i वाले को i वाले के साथ, a 0 0 क्या यार 1। बात समझ में आई, है ना। दो वेक्टर दे रखा है a i - 2j b 2y - j + 3k। Find angle between a and b vector. Find angle between a and b vectors. याद कीजिए cos थीटा क्या था, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, है ना। तो a डॉट b लिख लो, a डॉट b लिखोगे तो क्या होगा 2 और -2, ठीक है। i को i से मल्टीप्लाई किया, j को j से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 + 2 होगा, ठीक है। और k वाला तो 0 ही होगा, अपॉन ये हो गया a डॉट b, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ a, तो मॉड ऑफ a क्या हो जाएगा 1 + 4 into
4 प्लस 1 प्लस 9 है ना, यानी कि cos थीटा आया 4 अपॉन हो गया √5 और उधर आ गया 9 4 √70 यानी कि थीटा इक्वल्स cos इनवर्स क्या आ जाएगा 4 अपॉन √70 समझे है ना। तो इस तरह से एंगल भी निकाल लेंगे। थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा तो डेटा कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ कुछ आएगा cos थीटा 1/2 आएगा या 3/2 आएगा या cos थीटा 1/√2 आएगा 0 आएगा 1 आएगा। मैं तो ऐसे ही रैंडम दे दिया ना, तो इसका कुछ भी ऑप्शन आएगा और इसको वैल्यू आपको सिर्फ कैलकुलेटर से पता चलेगा, ऐसे बताना मुश्किल है ना। तो आगे चलते हैं। एक होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है ना, है ना। मान लो कि वेक्टर दो वेक्टर है ए और बी, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है और एंगल बना रहा है थीटा। तो अगर हमको प्रोजेक्शन लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि मान लो यहाँ से लाइट जलाओगे है ना, अगर आप लाइट दोगे तो इसका जो शैडो बनेगा, तो शैडो ये बनेगा ना, सोच के देख, एक प्रोजेक्शन हुआ इस वेक्टर का इस पे, अगर ऊपर से आपने लाइट मारा तो यही बनेगा ना शैडो, है ना। और अगर ये वेक्टर बी है तो लेंथ क्या हो जाएगा, सोच के देख, बी cos थीटा आएगा ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या है, बी cos थीटा, सही है ना। दो वेक्टर है ए एंड बी, अगर हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर पे हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर से हमने एक लाइट मारा, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन मतलब शैडो, मतलब इसका इस पे क्या इफेक्ट आएगा। ऊपर से मान लो तुमने सपोज लाइट मारा तो इसका जो शैडो बनेगा इस वेक्टर का वो यही बनेगा ना यार, इधर से तो लाइट आई जाएगी ऐसे, है ना। तो ये शैडो क्या होगा, ये सब शैडो क्या होगा, मान ले बी है और ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बी और एक थीटा, तो इसका कंपोनेंट जो है वही तो है शैडो, तो क्या आएगा बी cos थीटा, है ना, क्लियर है। अब बी cos थीटा को लिख सकते हैं ए बी cos थीटा अपॉन ए से मल्टीप्लाई किया और ए से डिवाइड किया, सही है। अब ए बी cos थीटा को लिख सकता हूँ ए डॉट बी अपॉन ए, है ना, और लिख सकता हूँ ए अपॉन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए। अब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर,
प्रोजेक्शन ऑफ सॉरी बी ऑन ए यार बी ऑन ए बी का प्रोजेक्शन ए पे निकाल रहे हैं ना बी ऑन वेक्टर ए तो क्या हो गया बी वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए है ना तो हम इस तरह से प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं अब जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है 2y - 3j और वेक्टर बी है I plus 3i plus 4j. Find projection of A on B. है ना ये क्या था प्रोजेक्शन ऑफ B on A तो प्रोजेक्शन ऑफ B on A देखोगे तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आया जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं जैसे प्रोजेक्शन ऑफ B on A तो B वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं और जिसके अलाउंग निकाल रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर क्लियर है तो वही है ना प्रोजेक्शन ऑफ B on A प्रोजेक्शन किसका निकाल रहे हैं तो B का तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसका वेक्टर लेना है और जिसके ऊपर निकालना है किस पे निकालना था ए पे उसका यूनिट वेक्टर लेना है और उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है क्लियर है अरे क्लियर है ना अरे प्रोजेक्शन का मतलब होता है इफेक्ट यानी कि बी का इफेक्ट ए पे तो हम इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि मान लो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे निकालना है तो हमने क्या किया ऊपर से परपेंडिकुलर ऊपर जाओ ऊपर से लाइट मारोगे तो यही शैडो बनेगा ना इस पे तो ये जो शैडो है इसी को हमने प्रोजेक्शन बोला है तो ये शैडो क्या होगा इसका लेंथ है b तो बेसिकली कंपोनेंट ही है ना b का इस एक के ऊपर ठीक है b cos थीटा तो b cos थीटा इसमें हमने क्या किया a से मल्टीप्लाई किया a से डिवाइड किया तो a b cos थीटा ये है डॉट प्रोडक्ट a और b का तो a डॉट b अपॉन a लिख सकते हैं तो इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं b को अलग कर लिया डॉट a वेक्टर अपॉन a तो अगर तू चाहता है ऐसे लिखना तो ऐसे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता a वेक्टर अपॉन a डॉट b लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो एक ही बात है क्योंकि प्रॉपर्टीज है इसको लिख लेना डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज a डॉट b इक्वल होता है b डॉट a के प्रॉपर्टीज साइड में लिख लीजिए इसको है ना दूसरा अगर a डॉट b प्लस c है तो आप लिख सकते हो a डॉट b प्लस a डॉट c अलग अलग करके एक प्रॉपर्टीज है इसको फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट हाँ ऊपर से किसके परपेंडिकुलर काले वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर ठीक है अब जैसे ये वाला सवाल है ए बी क्या निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अब यहां से ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला था जिसका प्रोजेक्शन निकालेंगे उसका वेक्टर आएगा यानी कि ए वेक्टर किसका प्रोजेक्शन निकाल रहा है ए का किसके बी का और जिस पे निकालेंगे उसका यूनिट वेक्टर आएगा है ना तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा ए वेक्टर देखिए 2i - 3j और यूनिट वेक्टर किसका लेंगे बी वेक्टर का तो इसका यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16 + 9 25 5 यानी कि आएगा 3/5 प्लस 4/5 अब निकाल दीजिए i वाले को i वाले के साथ 6/5 माइनस फिर 12/5 तो आएगा -6/5 क्लियर है
है ना, प्रोजेक्शन अरे भाई इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यार, 4j रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको आगे करना यही आएगा। ये 5 होगा ना तो 3/5 प्लस 4/5। अरे इस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 5 ही आएगा ना। अरे 5 ही आएगा ना, 3/5 प्लस 4/5 यूनिट वेक्टर लिखा है ना बी का, समझे? ले एक बार दे दिया, 3i प्लस 7k बी वेक्टर 6i प्लस 8k। Find projection of B on A. Projection of B on A. इसको कीजिए 6i प्लस 8k A वेक्टर है, B वेक्टर है 2i प्लस 3k। दूसरा अगर एप्लीकेशन की बात करोगे, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट तो पहले तो इसको कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट बी ऑन ए क्या होगा? बी का प्रोजेक्शन निकालना है, तो जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका वेक्टर, और किस पे निकालना है? ए पे। तो ए का यूनिट वेक्टर है ना। तो बी वेक्टर क्या है बेटा? बी वेक्टर है 2i प्लस 3k, एज इट इज लिख लिया। अब ए का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो ना। ए का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 6i प्लस 8k। ये तो वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, है ना। तो आएगा 6i प्लस 8k अपॉन 10। बोल सकते हैं 0.6i प्लस 0.8k। तो 0.6i प्लस 0.8k, समझे? 0.6 i प्लस 0.8 सही है। मल्टीप्लाई कर रहे 1.2 प्लस 2.4 क्या हो गया? 3.6 आंसर आएगा। हाँ 18/5 81। समझ गए? अरे समझ गए ना। तो प्रोजेक्शन लिखने का मतलब है जिसका प्रोजेक्शन लिख रहे हैं उसका वेक्टर, और जिसके ऊपर लिख रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट पे। तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखिए,
आगे आओगे तो बहुत कुछ पढ़ोगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, आएगा कैसे, लेकिन मैं एक ऐसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, आगे आएगा आपके सिलेबस में क्योंकि बहुत सारा है। जैसे वर्क डन है ना, वर्क डन जो है वो डिफाइंड होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये क्या है फोर्स, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वर्क डन जो है वो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बराबर ना वर्क नहीं थे में पढ़ा होगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा तुम्हें। तो क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो इन दोनों का या तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या तो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो बेसिकली वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा अगर बात करो पावर लॉ का, है ना, पावर पी, तो पावर पी जो होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो आप लिखिएगा वर्क डन इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पावर फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। और पढ़ोगे है ना, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत सारा चीज है वो अपना आएगा आगे तो तुम पढ़ लेना। इस तरह का एप्लीकेशन है, क्लियर है ना, फिर मतलब पता होना चाहिए। कभी कभी क्या बोलेगा फोर्स बोल देगा, डिस्प्लेसमेंट बोले दे देगा, और बोलेगा वेक्टर में सवाल आ सकता है, फोर्स दे देगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, बोलेगा कि वर्क डन बताओ। तो आपको क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। मान लो पावर निकालना है, फोर्स दे रखा है, वेक्टर और वेलोसिटी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केल और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखिए वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, तो लिखो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A and B vector is defined as mod of A mod of B into sin theta into n unit vector, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A vector and B vector is defined as, क्या लिख लेना, है ना, n यूनिट वेक्टर। अगर ये ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है इसमें, ये वाला ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है किसका, A क्रॉस B का, सही है। A क्रॉस B का, और ये जो पार्ट है ये डायरेक्शन है A क्रॉस B का। मैंने पहले ही बोला था कि वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं कि इससे जो रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट मिल रहा है वो ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, तो मैग्नीट्यूड है a b sin थीटा और इसका डायरेक्शन क्या है n यूनिट वेक्टर। अब ये n यूनिट वेक्टर क्या है वो मैं ही समझाता हूं, है ना, क्लियर है। अरे भाई बोला ना वो स्केलर प्रोडक्ट है,
स्केलर क्वांटिटी है तो n वेक्टर क्यों आएगा? है ना? तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। n वेक्टर क्या है? डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। अब आ जा, मान लो तो वेक्टर है a वेक्टर और b वेक्टर है ना? तो अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ n यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ n यूनिट वेक्टर। तो मान ले a क्रॉस a b है और एक थीटा बना रहा है ना? तो मैग्नेटिक को हमें पता है ये मैग्नेटिक ऑफ a इनटू मैग्नेटिक ऑफ b इनटू sin थीटा है। सही है। डायरेक्शन कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ही है। डायरेक्शन नहीं समझ में आया तो एक क्रॉस भी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से सुन ले एक बार, अब मैं आराम से बताऊंगा, अगर सोता रहा तो सोता रहा, दोबारा नहीं बताऊंगा। तो ध्यान से देख ले, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। तो सपोज हमें ए क्रॉस बी लिखना है ना? ए क्रॉस बी लिखना है तो n यूनिट वेक्टर के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। और स्क्रू रूल। अबे राइट हैंड थंब रूल क्या है? तो राइट हैंड थंब रूल ध्यान से सुनो। राइट हैंड मतलब काम किसका आएगा? राइट हैंड का। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आप अपने हाथ को इस तरह से, जैसे दिख रहा है वैसे रखो पहले वेक्टर के। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो पहला वेक्टर ए होगा, दूसरा वेक्टर ए होगा, मतलब यहां से यहां जाना है ना, है ना? तो फर्स्ट वेक्टर पे रखो और इसको कर्ल करो सेकंड वेक्टर की तरफ। अब ध्यान में रखना है एक्यूट एंगल के साथ। अब ऐसे भी हम सेकंड वेक्टर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको स्मॉलर एंगल की तरफ से जाना है, एक्यूट एंगल जो होगा उसकी तरफ से। तो हमें क्या करना है? पहले ऐसे रखना है राइट हैंड को इस तरीके से, समझ गए? इस तरीके से पहले वेक्टर पे और कर्ल करना है सेकंड वेक्टर पे। तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी, है ना? तो अब ए क्रॉस बी किधर आ रहा है? थंब किधर है? बाहर की तरफ। तो बाहर को हम दिखाते हैं डॉट से। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड्स और अंदर को दिखाते हैं क्रॉस से, इसका मतलब होता है इनवर्ड्स। अगर प्लेन के अंदर की तरफ है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर की तरफ है तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो ए क्रॉस बी किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, है ना? तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है, अगर इस केस में अगर मैं बात करूं n यूनिट वेक्टर का, तो n यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? डॉट, बाहर की तरफ। दूसरा है स्क्रू रूल। नहीं तो स्क्रू रूल याद करो। स्क्रू देखा है ना? अरे स्क्रू देखा है ना भाई, है ना? देखा है? तुम लोग लाइफ में कुछ देखा भी है? ठीक है। तो अगर मान लो अगर ऐसे घुमाते हो और ऐसे घुमाते हो, मतलब अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे, अगर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे स्क्रू को ऐसे, है ना? अरे इसको दो तरीके से घुमा सकते हैं यार, इसको देखो पैटर्न, या तो ऐसे घुमा सकते हैं या फिर ऐसे उल्टा घुमा सकते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे
और स्क्रू जो है वो बाहर की तरफ आता है। घर पे जाके देखना, या घर पे नहीं तो तुम पेन का ही देख सकते हो, पेन के अंदर होता है ना उसमें। और जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो नीचे जाता है ना। तो यहाँ पे अगर एंटी क्लॉक ए क्रॉस बी तो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो किधर आएगा, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। तो इससे भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो लिख लो राइट हैंड थंब रूल। देखो, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, टू फाइंड direction of A cross B, to find direction of A cross B, the direction of A cross B और एक वेक्टर लिख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड। अगर राइट हैंड थंब रूल क्या है तो लिख लो, है ना। है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल लिखिए, place forefinger of your right hand, place forefinger of your right hand to the first vector, to the first vector, and and curl it, and curl it towards second vector, curl it towards second vector, curl it towards second vector। ब्रैकेट में लिख लेना थ्रू एक्यूट एंगल, है ना। कर्व किस तरफ करना है, एक्यूट एंगल की तरफ से। ब्रैकेट में लिख लेना थ्रू या वाया एक्यूट एंगल, कर्व टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। देन the direction of your thumb, the direction of your thumb pointing is direction of A cross B। डायरेक्शन समझ में आ गया ना भाई, है। तो A क्रॉस B में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन पता चल गया, क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, नहीं तो स्क्रू वाला रूल यही बना दो डायग्राम में, या स्क्रू रूल यूज करो। अब A क्रॉस B का मॉड क्या है, A B sin थीटा, है ना। मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B sin थीटा, यानी कि sin थीटा क्या आ जाएगा, A क्रॉस B का मॉड अपॉन मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B। ये भी यूज किया जा सकता है एंगल निकालने के लिए, है ना, किया जा सकता है।
चलिए अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दूसरा चीज प्रॉपर्टीज लिखे ना पहले प्रॉपर्टीज फर्स्ट A cross B is not equal to B cross A है ना। इसके बाद लिखा था A डॉट B इक्वल टू B डॉट A वहां फर्क नहीं पड़ता है लेकिन यहाँ डायरेक्शन है वेक्टर क्वांटिटी तो फर्क पड़ जाएगा। दूसरा A क्रॉस B प्लस C कैन बी रिटन एज A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है इसको हम इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर सही है। आइए देखते हैं वापस आते हैं वहीं पे आई जे के तो मान लो आई क्रॉस आई लिखूंगा आई क्रॉस आई लिखूंगा तो ये हो जाएगा ए की साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू साइन आई और आई के बीच में एंगल कितना है 0 यानी कि 0 है ना। इसी तरह से j क्रॉस j अगर लिखेंगे तो वापस क्या आएगा 0 क्यों क्योंकि एंगल क्या है 0 वहां पे cos आता था यहाँ पे sin आ रहा है तो ये 0 आ जाएगा। इसमें सेम वाला जो है वो 0 आएगा तो डिफरेंट वाला क्या आएगा भाई तो डिफरेंट वाला देखते हैं। जैसे मान लो i क्रॉस j तो क्या करोगे i पे रखोगे कर्ल करोगे j की तरफ तो थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ i क्रॉस j तो किधर आ रहा है तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा 1 1 i और j के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब आते हैं यूनिट वेक्टर पे तो यूनिट वेक्टर किधर आएगा भाई k की तरफ आया क्या यानी कि i क्रॉस j क्या है बाहर आया ना तो बाहर कौन है k ही तो है समझ गए। इसी तरह से अगर मान लो j क्रॉस k तो क्या करेंगे पहले j मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो 1 1 sin 90 है ना तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा यानी कि डिफरेंट आएगा तो मैग्नीट्यूड 1 आना है तो ज्यादा सोचना नहीं है उसमें। अब क्या करेंगे j की तरफ रखेंगे तो k की तरफ रखा अब इसको कर्ल करेंगे k की तरफ तो k किधर है बाहर की तरफ है ना तो कर्ल किया थंब किधर आया i के डायरेक्शन में क्या आया i यानी कि j क्रॉस k मिल रहा है i k क्रॉस i देख लो मैग्नीट्यूड तो बनी होगा तो k की तरफ रखा i की तरफ कब कर्ल किया तो किसके तरफ आया
यानी कि यहाँ पे देखो तो एक सेम चीज मिल रही है। अगर दोनों सेम है तब तो जीरो है, डिफरेंट होगा तब कुछ आएगा। अब क्या आएगा उसके बारे में सोचते हैं। तो देखो आई जे किया तो के मिला, जे के किया तो आई मिला, के आई किया तो जे मिला। इसका मतलब किसी भी दो डिफरेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो तीसरा मिलेगा, है ना। लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है। अब जैसे मान लो जे क्रॉस आई लिख दिया, है ना, तो पहले किधर रखोगे, जे की तरफ, पहले जे की तरफ रखोगे और कर्ल करोगे किसके तरफ, आई की तरफ। इस वक्त हम किधर है, अंदर की तरफ, तो के तो बाहर है ना और आ रहा है अंदर, इसका मतलब क्या है, माइनस। समझ गए भाई। इसी तरह से अगर के क्रॉस जे करोगे तो के किधर है, बाहर, क्रॉस जे, के किधर है, बाहर, है ना, और जे किधर है, ऊपर, क्रॉस के कर्ल किया, क्या है, आई के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। शॉर्टकट बताता हूं, सर्कल बना लो, आई जे के, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव। सिंपल। जैसे बोला आई क्रॉस जे तो एंटी क्लॉकवाइज गया तो पॉजिटिव आएगा, तीसरा आना तो तीसरा ही है। जे क्रॉस के तो एंटी क्लॉकवाइज गया, पॉजिटिव आएगा। के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज गया, पॉजिटिव आएगा। लेकिन मान लो बोल दिया आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के इधर जाओगे ना ऐसे, तो आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस आएगा। देखिए इधर पे लिखा होगा, आई क्रॉस के लिखा नहीं है वैसे। अगर मान ले के क्रॉस जे तो के क्रॉस जे इधर जाएंगे, है ना, तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव, आना तो दूसरा ही है, तो के क्रॉस जे इधर लिखा है, के क्रॉस जे माइनस। समझ गए। तो ये साथ चाहो तो साथ में बना लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है। आज बेटा कैलकुलस नहीं हो पाएगा लगता है, अरे इसी में लग जाएगा। अगले क्लास में कैलकुलस होगा। समझ गए। हाँ ये तो कल खत्म हो गया वेक्टर। देखो अब मान लो दो वेक्टर दे रखा है, है ना, a1i प्लस a2j प्लस a3j, और b है b1i प्लस b2j प्लस b3j। सपोज दो वेक्टर है ना। अब आपको निकालने के लिए बोला है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b लिखोगे तो क्या लिखोगे, a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k। सही है।
है ना। हाँ ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है एक क्रॉस की। देखो इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, है ना। आगे मैथ्स में पड़ेगा, अभी ज्यादा ध्यान मत दे। अभी मैं नॉर्मल तरीका लिखूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर लिख देना आई जे, ऊपर क्या लिख देना है आई जे के, और एक क्रॉस बी है। तो पहले पहला वेक्टर का कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो आई का कोफिशिएंट क्या है a1, j का a2, b का a3। फिर दूसरा वेक्टर बी वेक्टर का कोफिशिएंट लिखेंगे b1, b2, b3। सही है, इस तरीके से लिखना है। कुछ नहीं करना है, पहले आई जे के ऊपर लिख देना है। फिर पहला वेक्टर का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो आई का कोफिशिएंट क्या है a1 जे का, a2 और k का लिख दिया। फिर दूसरे वेक्टर का कोफिशिएंट लिखेंगे साइन के साथ। यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव होंगे तो माइनस में लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से लिख लेना है। अब इस चीज का जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। तो पहले आई लिखेंगे, आई लिया। अब जिसको लेते हैं ना वो कैंसिल उस लाइन में। तो आई इस लाइन में है तो ये वाला गायब, ये वाला गायब, बाकी सबको लिख लेंगे। क्या बचा a2 a3 b2 b3। आया ना प्लस, आगे काम हो चुका है, अब हटा दो प्लस। अब आएंगे जे में, जे लिखा। अब जब जे को लिख रहे हैं तो जे वाला रो एंड कॉलम का क्या बचा a1 b1 a3 b3। लेकिन ध्यान रखना है लिखना हमेशा आगे की तरफ है। तो पहले आगे वाला लिखेंगे a3 b3, और जब आगे ना बचे तब फिर पीछे आओ a1 समझा प्लस। तीसरा, तीसरे में जाना है, आई का लिख लिया जे का लिख लिया। अब के बचा, अब के पे आओ, अब के वाला कैंसिल। अब जो बचा वो लिख दो, है ना। तो इसके आगे तो है ही नहीं, तो फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो के a1 a2 b1 b। समझ गए। पहले तो आपको क्या करना है सॉल्व करने के लिए, आई जे के लिख लो। फिर पहला वेक्टर का कोफिशिएंट, फिर दूसरे वेक्टर का। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। तो पहले आई उठाओ, तो आई वाला रो गायब हो जाएगा और आई वाला कॉलम, आई वाला कॉलम और आई वाला रो गायब हो जाएगा। तो बचा यही ना, एक कर दिया। फिर जे वाला पे आएंगे तो जे वाला रो और जे वाला कॉलम है, और लिखेंगे आगे से। क्या बोला था आगे से, तो पहले कौन आया a3 b3 और फिर आएगा a1। फिर के पे आएगा तो के वाला है, तो क्या आ गया a1 b1 a2। क्लियर है। और इसका सॉल्यूशन नॉर्मल है आई, आई कैप। करना क्या है मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस। मतलब a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस जे वाला लिख रहे हैं, जे वाला तो क्रॉस मल्टीप्लाई a3 b1 माइनस a1 b2, है ना। प्लस के वाला लिखेंगे, के वाला लिख रहे हैं के वाला,
A1 B2 minus A2 B1, यही है सॉल्यूशन क्या A क्रॉस B का। क्लियर है? क्लियर है ना? फटाफट सफाई कर। हो गया? जैसे मान लो A इक्वल्स है 2i प्लस 3j माइनस 4k, B इक्वल्स है 3i माइनस 4k 4j प्लस 5k। A क्रॉस B निकालो, करो A क्रॉस B।
तो देखिए क्या करेंगे, आई क्या लिखेंगे, आई जे एंड के, फिर कोफिशिएंट लिखेंगे 2 3 -4, j -4 5, यही आएगा। अब इसको अलग अलग करके लिख लो, आई, वैसे तो डायरेक्ट मैं कर सकता, मैं तो डायरेक्ट कर लूंगा, लेकिन तुम्हें जब प्रैक्टिस हो जाए तभी करना। आई क्या लिखेंगे, 3 -4 -4 5, जे क्या लिखेंगे, जे -4 5 फिर 2 3, फिर के क्या लिखेंगे, 2 3 3 -4, है ना। अभी क्या हो जाएगा, 15 + 16 आई, अरे होगा ना 15 और नहीं माइनस आएगा, -16 आई प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा -12 -10 जे प्लस, यहाँ पे देखिए -1 -9 जे, सही है। फिर क्या हो गया बेटा, -i -22 से -17, समझे। तो इस तरीके से करना है ना। एक और देख लो, 3i - 5 के 3j 2j -3 +3, एक क्रॉस में निकालिए, है ना। अब इस वाले में क्या करेंगे, वापस आई जे के लिख लिया, अब कोफिशिएंट लिखते हैं, तो आई का कोफिशिएंट 3, जे का नहीं है तो 0, के का -5, ठीक है ना। फिर ध्यान देखो, ये आई का कोफिशिएंट नहीं है, ये जे का 2, के का 3, अब तो कर ही लोगे, इसका कर लो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 0 + 10 जे 0 - 9 के 6 - 0, क्या आएगा, 10i - 9j + 6, एक क्रॉस में आ रहा है। तो इस तरह से एक क्रॉस भी निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन अगर बात करें तो एप्लीकेशन होता है टॉर्क,
डॉट क्या होता है आर क्रॉस एफ। दूसरा एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आर क्रॉस ई। इस तरह से आगे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। ये सारे एप्लीकेशन है किसके क्रॉस प्रोडक्ट के। क्लियर है? सारे एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट के। तो इसे आगे करेंगे अगले क्लास में। चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला क्लास में करूंगा मैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज अबाउट डिफरेंशिएशन। बाकी आप ऐसे सवाल जाके घर पे प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके करने से होगा। मैं भी बता दिया, अगर तुम घर पे जाके नहीं करोगे, तुम्हारे पास जो भी है मॉड्यूल वगैरह उसको खोलना, डीबीपी जहां मिलते क्रॉस प्रोडक्ट वाला, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि करना कैसे है। समझ गए? नहीं तो मैं 3-4 प्रॉब्लम करवाया हूँ तो भूल जाओगे अगर नहीं करोगे वापस जाके। तो अभी जरूरी है कि आप जाके वापस करें। समझे? थैंक यू। फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद। ओके।